दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर वजह क्या है कि इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के, ये जानते हुए कि कोई लड़ा रहा है उन लोगों को अपने ही बीच में झगड़ा पैदा कर रहा है। इंडिया अलायंस की पार्टियों के अंदर कोई झगड़ा पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो झगड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। अब दयानिधि मारन डीएमके के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, और बयान कब दिया था? 2023 में नहीं, 2022 में नहीं, 2021 में नहीं, 2019 में। 2019 में बयान था, और वो बयान जो था कंट्रोवर्शियल था, नो डाउट। उसमें कई चीज़ें ऐसी थीं जो अगर भाषा को थोड़ा सा बेहतर बनाया गया होता तो वो उतनी गलत नहीं लगती। जैसे उनका ये कहना था कि भाई हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, यूपी, बिहार, तो यहाँ से हिंदी पढ़कर लोग आते हैं तमिलनाडु में काम करने, तो उनको जो काम मिलता है वो निर्माण के क्षेत्र में मिलता है या सफाई का मिलता है वगैरह। कुछ और भी शब्द यूज़ किए जो नहीं उनको करना चाहिए था। लेकिन उनका कहना था कि लेकिन हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, चूँकि हमारे तमिल जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में प्रवीण होते हैं, अंग्रेजी में एक्सपर्टाइज उनकी है, इसलिए वो आईटी इंडस्ट्री से लेकर और दुनिया भर में तमाम जगहों पर चले जाते हैं। उनका ये मतलब था कहने का, और इस बात को उन्होंने तमिल में उन्होंने कही, वो रिकॉर्डेड है। अब 2019 के उनके वीडियो को, उनके भाषण के एक वीडियो के एक अंश को वायरल कर दिया गया। वायरल कहां से किया गया वो आप देख सकते हैं जाकर ट्विटर पर। और वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने बयान दे दिया, और बयान जो आया फिर वो देखा गया कि वो ट्विटर पर भी वो बोलने लगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आईटी सेल के जो प्रमुख हैं वो अमित मालवीय और शहजाद पूनावाला, उन्होंने भी बोला, और भी बहुत सारे नेता बोलने लगे, फिर बिहार के नेता बोलने लगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने और उसके नेताओं ने, उन्होंने दयानिधि मारन के एक भाषण के वीडियो के एक हिस्से को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहा कि अब बोलिए। उत्तर प्रदेश, बिहार के जितने नेता इंडिया ब्लॉक के हैं, इंडिया अलायंस के, उनको कहा आप बोलते क्यों नहीं हैं, आप चुप क्यों हैं? आप ही के अलायंस पार्टनर आपके खिलाफ ऐसी बात बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के हिंदी वालों का अपमान कर रहे हैं, हिंदी भाषा का अपमान कर रहे हैं। संयोगवश इंडिया अलायंस की पिछली जो दिल्ली की बैठक थी, उसमें एक वरिष्ठ नेता, वो भी नीतीश कुमार जैसे स्टेचर का नेता, उसने भाषा के सवाल पर उन्होंने कुछ कहा था, और जो कहा था वो मतलब बहुत अच्छे लहजे में नहीं था, और उसको लेकर के तमिलनाडु के जो लोग थे वो उन्होंने थोड़ा अपने को आहत महसूस किया। खैर वो आई गई बात हो गई, लोग समझ गए, बीच बचाव हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस घटना के ठीक 6-7 दिन के बाद ये भी बात छिड़ गया, और इस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो नेता हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, सब ये क्या नाम है, आरजेडी के नेता, जेडीयू के तमाम नेता बोलने लगे। कांग्रेस के नेताओं ने भी बोला। कांग्रेस के अखिलेश सिंह जो हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने भी बोला, और तमाम लोग कहने लगे कि ये तो निंदनीय है, ये है, वो है। ठीक है, आप निंदा कीजिए, उनके लहजे की निंदा कीजिए, लेकिन ये जो बात वो कह रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने वाली बात, इसमें तो सत्यता है कि हमारे हिंदी क्षेत्रों में चूंकि जो आम लोग जाते हैं दूसरे प्रांतों में, वो मजदूरी ज़्यादा करने जाते हैं। जो अन्य लोग जो जाते हैं, जो नौकरियों में, अच्छी नौकरियों में, उनकी संख्या बहुत कम होती है। मैंने तो लेह क्या मैं कहूँगा, जंस्कार वैली जैसी जगह में, मैंने नुब्रा वैली में, तमाम इलाकों में, लद्दाख के, यूपी और बिहार के, और कुछ राजस्थान के भी, और छत्तीसगढ़ के, इन इलाकों के मजदूरों को वहाँ पर 10,000 से लेकर के और 13,000 फीट की ऊंचाई पर मैंने सड़क पर काम करते हुए देखा है। और अगर आप मेरी झेलम की किनारे धकते चिनार किताब पढ़ें तो उसमें मैंने इसका विस्तार से वर्णन भी किया है कि कैसे यहाँ सड़क बनाने, नुब्रा वैली में, जंस्कार वैली में, इस तरह के इलाकों में सड़क बनाने वाले लोग, जो गरीब लोग आते हैं, वो सारे के सारे लोग यूपी, बिहार और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आते हैं। ये एक असलियत है। अब ये जो वर्क फोर्स आती है,
वो अपनी जगह है, लेकिन जो दूसरे लोग आते हैं पढ़े लिखे लोग, उनकी संख्या बहुत कम है। अब एक सवाल उठा दिया है दयानिधि मारन ने कि हमारे जो लड़के हैं अंग्रेजी पढ़े हुए, वो तो आईटी इंडस्ट्री में हैं, वो तमाम देश के दुनिया के तमाम इलाकों में हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें दम है। इसमें दम यह है कि सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, समूचे दक्षिण भारत के लड़के अंग्रेजी पढ़े होने के कारण, अंग्रेजी में अपनी काबिलियत के कारण आज वो दुनिया के तमाम देशों में फैले हुए हैं। और हिंदी क्षेत्र से कौन लोग जाते हैं विदेश या देश में अच्छी नौकरियों में कौन जाते हैं? वो आमतौर पे समृद्ध परिवारों के लोग, प्रॉस्परस ही नहीं बल्कि एक श्रेणी, जो सामाजिक श्रेणी अपने देश में है, अगर उसको मैं ठीक से कहूं तो अपर कास्ट जो हमारे देश का है, उस तबके के ही लोगों की संख्या ज्यादा है विदेश में या देश के आईटी इंडस्ट्री में या बड़े अन्य जो नौकरियां हैं, अच्छी नौकरियां हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या वो हो। तो अगर आरक्षण ओबीसी कम्युनिटी को 90 के बाद न मिला होता तो निश्चित रूप से यह संख्या और भी कम होती, और जो एक हिस्सा है समाज का, अपर कास्ट हिंदू समाज जिसको क्या कह सकते हैं आप, उसकी और ज्यादा प्रचंड ज्यादा होती, जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये एक असलियत है और इस असलियत को हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि अंग्रेजी में काबिलियत न होने के कारण बिहार उत्तर प्रदेश के जो लड़के हैं वो पिछड़ जाते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश बिहार के नेताओं को, ये इवन मध्य प्रदेश के नेताओं को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को या योजनाकारों को, कि वो निश्चित रूप से, चूंकि अपने देश में राजभाषा तो जरूर हिंदी बनी, और जब बनी तो ये था कि भाई 15 साल के लिए है, अंग्रेजी रहेगी और इसके बाद वो होगा। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि अंग्रेजी का दबदबा कायम है। क्या सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी में सुनवाई या कोई भी बहस करा सकते हैं? क्योंकि कोर्ट की भाषा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। कुछ एक राज्यों में हाई कोर्ट में ये सिलसिला चला है कि अपनी भाषा में कराया जाए, लेकिन हमारा कहना है कि ये, अब कई लोग हिंदी क्षेत्रों में बड़े बड़े नेता कहते हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाई, राष्ट्रभाषा नाम की कोई चीज़ नहीं है संविधान में। हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारे यहाँ राजभाषा है, और राजभाषा में आज की स्थिति यह है कि हिंदी है, लेकिन हिंदी की स्थिति क्या है? जो लोग हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप देख लीजिए उनके घरों के बच्चे किस भाषा में पढ़ते हैं, किस भाषा में पढ़ते हैं। कांवड़ वाले वो जरूर हिंदी में जानते हैं, हिंदी क ख ग घ पढ़े हैं या थोड़ा और आगे पढ़े हैं। जो सड़क पर काम करने वाला मजदूर है वो हिंदी में बेचारा पढ़ा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ा है, हो सकता है 12 भी पढ़ करके सड़क पे काम कर रहा हो। लेकिन जो हिंदी क्षेत्र में ही जो आज के सत्ताधारी या पहले के सत्ताधारी या कोई भी सत्ताधारी हो, अगर उनके परिवारों का आप देख लीजिए, या जो संपन्न और समृद्ध लोग हैं उनके परिवारों का देख लीजिए, तो उनके घर में सारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। उनके लिए राष्ट्रभाषा का प्रश्न, राजभाषा का प्रश्न छूट जाता है। आप सर्वे कराकर देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी को, मैं चैलेंज करता हूं कि वो भारत के भद्र लोग, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के भद्र लोग हों, मीडिया के क्षेत्र के हों, इंडस्ट्री के क्षेत्र के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, पॉलिटिकल क्षेत्र के हों, ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र के हों, वो सर्वे कराकर देख लें कि उनमें जो लोग ऊपर के पदों पर हैं, अच्छी स्थिति में हैं, उनके बाल बच्चे किस भाषा में पढ़ते हैं, उनकी भाषा क्या है। तो इस ढोंग को, इस पाखंड को अपने सर पे लेकर ढोने का क्या औचित्य है हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को कि भैया हम तो हिंदी ही पढ़ेंगे केवल, हम तो अंग्रेजी को नफरत करेंगे। अरे भाई, अंग्रेजी को नफरत करते करते तो हालत ये हुई है कि आप फिसड्डी बन गए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फिसड्डी, एचडीआई में फिसड्डी, हर क्षेत्र में। आपको मैं थोड़ी देर के लिए एक अलग विषय छेड़ता हूं इसी से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो किसी भी देश या किसी भी समाज के विकास की एक बेहतरीन वो एक पहचान है, उसमें एचडीआई का अगर आप देखिए भारत में, तो केरल नंबर 1 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गोवा नंबर 2 है, चंडीगढ़ नंबर 3 है, पुडुचेरी नंबर 5 है, नंबर 7 हिमाचल है, जेएनके नंबर 9 है, जो इतना झेला है आतंकवाद, उग्रवाद सब, और 10वें स्थान पर पंजाब है, हरियाणा जो है 11वें पर है, 12वें पर महाराष्ट्र है, 14वें पर तमिलनाडु है, बेहतर स्थिति है।
और 33वें नंबर पर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, जहां से मैं आता हूं, और 35वें स्थान पर बिहार है। ये जो आंकड़ा मैं दे रहा हूं, मुझे 2021 तक का आंकड़ा मिला। 2022-23 का आंकड़ा आप खोज करके देख लीजिए, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन यूपी बिहार टॉप 10 में नहीं है, टॉप 15 में भी नहीं है, नीचे ही होगा। तो ये स्थिति है। अब आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का देख लीजिए, जो कहा जाता है ना कि यहां इतना ज्यादा एमयू साइन हुआ, इतना ज्यादा उद्योगपति आ रहे हैं, इतना निवेश हो रहा है। यूपी बिहार में अक्सर एक अगर मीटिंग हो जाती है कोई उद्योगपतियों के साथ सरकार की, तो हल्ला हो जाता है कि अब एकदम डेवलप हो जाएगा। लेकिन हालत क्या है? औद्योगिक विकास जो है भारत का, उसमें जो 3 राज्य सबसे ऊपर हैं, वो कौन कौन है? महाराष्ट्र नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2 और गुजरात नंबर 3। तो ये स्थिति है, आप कहां हैं खड़े? तो इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर, भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट, जो उनके नेताओं के ट्वीट किए हुए लोग, ट्वीट किया है, एक्स किया है, एक्स पर आजकल कहा जाता है ट्विटर को, तो एक्स पर जो उन्होंने कुछ लिखा है वो भड़काने वाला बयान है, ताकि हिंदी क्षेत्र के लोग भड़क जाएं और अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट को इंडिया अलायंस के डीएमके के नेता से लड़ पड़े, आपस में लड़ेंगे, मजा लेंगे। ये क्यों? क्योंकि बीजेपी को परेशानी इस देश में इस समय साउथ से ही है। साउथ के जितने राज्य हैं वो बीजेपी को नकार रहे हैं। बड़ी आशा लगाए थे तेलंगाना से, तेलंगाना भी नकार दिया। लेकिन संजोग है या दुर्योग है, जो भी कह लीजिए, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर भारत में ही हैं। अगर मध्य भारत को भी मिला लीजिए तो बहुत ज्यादा हैं, और साउथ इंडिया में बहुत कम सीटें हैं। तो साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करके भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में 2024 में वो फसल काटना चाहती है। यह भी एक अजीब बात है, और उस ट्रैप में फंस रहे हैं बिहार यूपी के नेता। अरे भाई, आपको जरूरत इस बात की है कि आप अपनी पॉलिसीज, चाहे आप सत्ता में हो चाहे अपोजिशन में हो, उसमें उसको आप फ्रेम कीजिए नए सिरे से। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, रोजगार के लिए काम कीजिए, और प्रथमतः शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कीजिए। शिक्षा में निश्चित रूप से मेरा एक कहना है, और आप इससे असहमत हो, आपको पूरा अधिकार मैं देता हूं, लेकिन हिंदी क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान जो है अनिवार्य कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, देश दुनिया के बारे में, विज्ञान के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बेहतरीन जो ज्ञान आज उपलब्ध है वो अंग्रेजी में है भारत में। क्योंकि अंग्रेजी भारत में रही है पहले से, औपनिवेशिक इतने सदियों के, इतने वर्षों के शासन के कारण। कोई फ्रेंच, जर्मन तो नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी का दबदबा रहा है, वो आज भी बरकरार है। अपने देश में जो देशभक्त अपने को कहने वाले, सबसे बड़े देशभक्त कहने वाले लोग हैं, उनके जो थिंक टैंक हैं, उनके जो योजनाकार हैं, वो अंग्रेजी में ही सोचते हैं, और फिर तर्जुमा करके अपने नेताओं को देते हैं कि सर आप भाषण कीजिए हिंदी में, क्योंकि प्रजा को आपको बताना है, तो राजा प्रजा को बताता है हिंदी में। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अंग्रेजी में, हिंदी क्षेत्रों में अंग्रेजी में भी पढ़ाई ठीक से हो। बच्चों को बेहतर शिक्षा का मतलब ये नहीं केवल है कि उनको आप केवल कपड़ा दे दीजिए, खाने को अंडा दे दीजिए, या मक्खन दे दीजिए, दूध दे दीजिए। ये भी है कि शिक्षा कैसे बेहतर की जाए। तो आप तो सारे सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं स्कूलों को, ये गलत है। इसके लिए मेरा ये सुझाव है दोस्तों कि लोग अपने बाल बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा जरूर दें, और तभी वो प्रगति की दौड़ में आएंगे, कंपटीशन में आएंगे उन लोगों के जो इस देश का प्रभु वर्ग है, जो इस देश का भद्र लोक है। दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो पसमादा हिस्सा है, उनको तो अवश्य अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने पर जोर देना चाहिए, ताकि उनके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पीएचडी करके प्रोफेसर बने, और विदेश में आईटी इंडस्ट्री से लेकर अपने देश में, देश विदेश कहीं भी वो ऑक्युपाई करें अपनी जगह। इसलिए ज़रूरत है, हमें तमिलनाडु से नफरत करने की ज़रूरत नहीं। किसी से नफरत मत कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। कोई अगर उल जलूल बयान देता भी है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, और हमारा कहना है कि उनसे सीखना चाहिए। अगर तमिलनाडु ने इतनी प्रगति की है, महाराष्ट्र ने इतनी प्रगति की है, तो आप उनसे सीखिए कि ये प्रगति कैसे की उन्होंने। अब आप केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमको स्पेशल पैकेज नहीं मिला, जो मिला उसमें आपने कितना किया। तो यकीनन दोस्तों,
समस्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशल पैकेज नहीं देता सेंट्रल गवर्नमेंट, और जीएसटी के राज में तो और ज़्यादा समस्याएं स्टेट्स के सामने आ गई हैं, खासकर विपक्ष शासित राज्यों के। हम मानते हैं कि बिहार के साथ अन्याय हुआ है, स्पेशल पैकेज उसको मिलना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला, जबकि बीजेपी वहां सरकार में रही है लंबे समय तक, नीतीश कुमार की अगुवाई में। दोनों का जेडीयू बीजेपी का गठबंधन था, तब भी नहीं मिला, आज भी, अब तो और भी नहीं मिल रहा है और न मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार और उत्तर प्रदेश या अन्य जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम तो मंदिर मस्जिद पर भिड़े हुए हैं, हम तो एक दूसरे से लड़ने पर आमादा हैं। तो दोस्तों, लड़ना छोड़िए, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखिए और अपने को सुधारिए, और दक्षिण भारत के राज्यों से सीखने की जरूरत है, चिढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत बयान देता है, उसको प्यार से समझाइए कि आपने सही कहा, लेकिन गलत भाषा थी आपकी। मेरा भी मानना है कि दयानिधि मादन ने अगर और बेहतर शब्दों का प्रयोग किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन 2019 का भाषण उनका, उसकी एक छोटी सी क्लिप 2023 के दिसंबर महीने में क्यों उड़ाई गई, ये सोचिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।